जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। और आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में जानकारी लिया था, ठीक है। और आज भी कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में जानना है, ठीक। तो देखो, जो हम लोग आज बात करेंगे उसमें से जो एक इम्पोर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनल्स है वो है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। तो याद रखना है गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी को और भी नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी को तुम कह सकते हो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपेरेटस, दीज ऑल आर सेम। ये सभी क्या है? सेम है, एक ही चीज़ है, सब अलग अलग बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखो, गोल्जी बॉडी एक काफ़ी टेनी सेलुलर ऑर्गेनल्स है, सेलुलर ऑर्गेनल्स है। और ये कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन मोस्टली ये जो पाया जाता है वो तुमको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और फाउंड नियरली टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास पाया जाएगा। देखो, गोल्जी बॉडी के बारे में जो सबसे पहले जो बताया था वो साइंटिस्ट थे तुम्हारे कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। मतलब तुम कह सकते हो फाउंडर ऑफ गोल्जी बॉडी इज कैमिलो गोल्जी, ठीक है। और ये कब इसको फाइंड किया था? 1898 में, 1898 में कैमिलो गोल्जी डिस्कवर या फाउंड गोल्जी बॉडी इन 1898। एंड फॉर दिस 1906 इसके लिए इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। कैमिलो गोल्जी को इसके लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। तो नोबेल प्राइज स्टूडेंट्स कब मिला था? 1906। एमसीक्यू के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब देखो, ये जो तुम्हारा गोल्जी बॉडी है इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखो स्टूडेंट, कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो गोल्जी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो इसमें देखो, ये जो गोल्जी बॉडी है इसके बारे में एक चीज़ याद रखना है कि ये जो होता है तुम्हारा मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर का मीन्स क्या हो गया? मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर मीन्स मेड अप बाय ए मेम्ब्रेन, दैट मीन्स इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। ये किसी मेम्ब्रेन से क्या होगा? सराउंडेड होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। क्लियर? तो देखो, इसमें बेसिकली जो गोल्जी बॉडी है तो दो स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। कितने स्ट्रक्चर होंगे? दो स्ट्रक्चर। देयर आर टू स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ गोल्जी बॉडी। एक देख रहे हो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये सारा जो वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग स्फेरिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और दीज ऑल आर नॉन एज वेजिकल्स, दीज ऑल आर नॉन एज वेजिकल्स। इसको तुम क्या बोलोगे? वेजिकल्स। और ये जो तुम देख रहे हो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ये जो रॉड लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी। इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी, ठीक है। तो याद रखना है गोल्जी बॉडी में कितना स्ट्रक्चर हुआ? दो स्ट्रक्चर। एक क्या हो गया? सिस्टर्नी और
प्लस वेजिकल्स, ठीक है। तो सिस्टर्नी और वेजिकल्स ये दोनों मिलकर के स्टूडेंट्स क्या बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना रहा है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अब स्ट्रक्चर बात आ गया समझ में। वेजिकल और सिस्टर्नी दो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने के बाद ये जानना है कि ये जो तुम्हारा वेजिकल्स है, ठीक, ये वेजिकल्स के अंदर कुछ फूड आइटम या फिर तुम्हारा प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ये कुछ भी होता है। और ये फाइनली अभी तुमको बताए थे कि गोल्जी बॉडी कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास। ये मान लो यहाँ पे ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके आसपास यह पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा गोल्जी बॉडी है वो बना हुआ किससे होता है, इस चीज़ को जानना है, ठीक है। तो देखो मेनली जो गोल्जी बॉडी होता है उसमें बेसिकली लिपिड और प्रोटीन होता है, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन। तो याद रखना है गोल्जी बॉडी इज बेसिकली मेड अप बाय लिपिड एंड प्रोटीन। ये किसका बना होगा, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये जो बनता है इसको बनाने का काम करता है तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको मैन्युफैक्चर करने का काम करेगा। मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सेक्रेशन होगा, ठीक है, उसी सेक्रेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब उसका सेक्रेशन इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो ये जो तुम देख रहे हो ये जो वेजिकल्स स्ट्रक्चर है, ठीक, और ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड का मतलब क्या हो गया, चिपटा जैसा स्ट्रक्चर, ठीक। और ये सभी के बीच एक एसोसिएशन होता है। जैसे ये देख रहे हो ये तुम्हारा वेजिकल्स हो गया, तो वेजिकल्स ये सभी सिस्टर्नी से क्रॉस होते हुए यहाँ से आता है और ये बॉडी से या फिर ये जो तुम्हारा गोल्जी बॉडी है इससे क्या हो जाएगा, आउट होगा। और आउट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, जो भी इसका टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा ये। तो यहाँ पे देखो तुमको अब ये जानना है कि इसके ठीक ऊपर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो भी सेक्रेशन होगा, वो फाइनली इस वेजिकल्स या फिर वैक्यूल्स के फॉर्म में कहाँ आ जाएगा, सिस्टर्नी में। और सिस्टर्नी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से ये कंप्लीट होते हुए बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे याद ये रखना है तुमको कि गोल्जी बॉडी का जो फेस, गोल्जी बॉडी का जो भी फेस या फिर जो उसका पार्ट इन फ्रंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, मतलब जो रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक सामने होगा, वो कहलाता है सिस फेस। क्या कहलाएगा, सिस फेस। वो क्या कहलाएगा, सिस फेस। और जो ठीक उसके अपोजिट होगा वो क्या कहलाता है, ट्रांस फेज, ठीक है। तो याद रखना है कि गोल्जी बॉडी के कितने फेज हुए, तो 2 फेज हुए, ठीक है। फेस बोलेंगे, फेज नहीं बोलेंगे, फेस बोलेंगे, ठीक है। एक क्या हो गया तुम्हारा सिस फेस और दूसरा क्या हो गया ट्रांस फेज। सिस फेस किसको बोलेंगे, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक सामने होगा वो फेस क्या कहलाएगा, सिस। और जो ठीक उसके बिहाइंड होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। बात आ गई समझ में सभी को। अब देखो आगे इसका जो जानना है तुमको, इसका फंक्शन क्या होता है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखो गोल्जी बॉडी का फंक्शन मेनली क्या है, एक है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और दूसरा तुम लिख सकते हो मॉडिफिकेशन, लिखो मॉडिफिकेशन। एक हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा हो गया मॉडिफिकेशन, और तीसरा फेज याद रखोगे तुम सेक्रेशन, चौथा फेज याद रखना है तुमको पैकेजिंग, ठीक है। ये बेसिकली 4 फंक्शन है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी एपरेटस का, ठीक है। देखो
ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसका फंक्शन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन के पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं, मॉडिफिकेशन। ठीक है, देखो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस, बायोकेमिकल सब्सटेंस जिसका फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हुआ, ठीक है, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मान लो ये केमिकल से और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फॉर्मेशन के बाद सेक्रेट हुआ, वहाँ से ये बाहर निकला। ठीक है, तो बाहर निकलने के बाद देखो ये किस फॉर्म में आता है, वेजिकल के फॉर्म में। किस फॉर्म में आया, वेजिकल्स के फॉर्म में, और ये फाइनली सिस्टर्नी होते हुए सभी से क्रॉस करते हुए बाहर निकलता है। तो देखो इसके बीच में क्या हुआ कि ये जितना भी केमिकल आ रहा है उसको ये मॉडिफाई करने का काम करेगा। ठीक है, गोल्जी बॉडी उसको क्या कर देगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक, और मॉडिफाई करने के बाद वो बाहर निकलेगा। तो अब इस प्रोटीन को, ये बेसिकली तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है या फिर ग्लाइकोफैट हो सकता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था और वो कन्वर्ट हुआ सिंपलर सब्सटेंस में और उसको मॉडिफाई किया, मतलब यूज के लायक बनाया, मॉडिफाई किया। गोल्जी एपरेटस उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, और फिर सिस्टर्नी से होती हुई ये बॉडी, ये गोल्जी बॉडी से बाहर निकला। अब ये जो केमिकल्स है ये तुमको कहाँ जाना है, जो भी टारगेट ऑर्गन है, जिस भी सेल तक इसको जाना है वो सेल तक ये क्या करेगा, जाएगा। तो देखो मॉडिफिकेशन हो गया, इसको यूज के लायक बना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का भी काम कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट आ गया तुम्हारा सेक्रेशन। ठीक है, तो सेक्रेशन का मतलब क्या हो गया कि गोल्जी बॉडी जो है बहुत सारे केमिकल्स या फिर हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। ठीक है, जो कि सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वह सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी तभी होगा जब किसी तरह के केमिकल को सेक्रेट किया जाए। तो उस सेक्रेशन में चाहे वो कुछ केमिकल्स हो, कुछ एसिड्स हो, एमिनो एसिड्स हो, या फिर तुम्हारा जो है हार्मोन हो, तो वो सभी सेक्रेशन करने का काम भी गोल्जी बॉडी ही करेगा। पैकेजिंग, ये फूड आइटम को पैकेट करता है, उसको पैकेजिंग करता है। तो पैकेजिंग का मतलब सेम वही चीज़ हुआ कि ये न्यूट्रिएंट्स आया, उसके चारों तरफ वैक्यूल्स बनाना है, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है, तो वो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन भी कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हुआ गोल्जी बॉडी का। और अभी हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा तुम्हारा लाइसोसोम। पढ़ते हैं हम लोग आगे, तो याद रखना है आगे ये इसका फंक्शन सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड नाउ वी डिस्कस लाइसोसोम। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं लाइसोसोम, कि लाइसोसोम होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आगे आया, देखो लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लो। तो देखो लाइसोसोम भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम इज ए स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। लाइसोसोम क्या है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि ये राउंड का स्ट्रक्चर, राउंड जैसा होता है, गोलाकार होता है, और सैक है, सैक मीन्स होता है बैग। ठीक है, बैग या बोरिया जिसको कहते हो, बोरा जिसको कहते हो, वो चीज उस तरह का। अब जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें कुछ ना कुछ पाया जाएगा। ठीक है, तो देखो, और ये भी जो होता है तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा स्फेयर के फॉर्म में, मतलब कि इस तरह से गोला के फॉर्म में ये जगह जगह क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, और ये होता है इसका आउटर मेम्ब्रेन। लाइसोसोम का ये क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन होगा, तो याद रखना है कि लाइसोसोम कैसा स्ट्रक्चर हो गया, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ओके, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, membrane bonded structure means it is surrounded by a membrane and this membrane is made up by fat और लिपिड। ये या तो फैट का बना होगा या फिर लिपिड का बना हुआ होगा। ठीक है, देखो
इसका जो फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेक्रेशन से होगा और गोल्जी बॉडी के सेक्रेशन से होगा। ठीक है, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेट किया उसको मॉडिफाई करके पास आउट कौन करेगा, गोल्जी बॉडी, और उससे जो वैक्यूल्स फॉर्म होगा तो उससे वैक्यूल्स के फॉर्मेशन, जो लाइसोसोम का वैक्यूल्स है उसको फॉर्म करने में वो क्या करता है स्टूडेंट्स, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो गया। और इस लाइसोसोम के अंदर ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस लाइसोसोम के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज नॉन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इस एंजाइम को क्या कहोगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि कहाँ पाया जाएगा, इनसाइड द लाइसोसोम वैक्यूल्स। लाइसोसोम जो वैक्यूल्स है या फिर उसका जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये पाया जाएगा। और ये कैसा एंजाइम होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। ये लाइसोसोम कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ होगा। ठीक है, देखो इसमें जो एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, वो फूड के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसका फंक्शन क्या क्या है वो चीज़ अब जानना है। तो देखो ये सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें पाया जाएगा जो कि डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ तुमको ये जानना है कि बहुत सारा जो फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर अपने आप आ जाता है। फॉरेन मटेरियल का मतलब जैसे फूड हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, या फिर कुछ और टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया जो कि अनसेलुलर है, जो सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर वैसा कुछ भी टॉक्सिक मटेरियल सेल में इंसर्ट करेगा तो उसको डाइजेस्ट और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो पॉइजनस सब्सटेंस होगा, अनवांटेड सब्सटेंस होगा, जो अनसेलुलर सब्सटेंस होगा, वो सभी को डिस्ट्रॉय करके सेल को क्या करता है, साफ सुथरा रखता है, सेल को क्लीन करता है। इसलिए ये जो तुम्हारा लाइसोसोम है वो कहलाता है सेल कीपिंग ऑर्गेनल्स, सेल कीपिंग ऑर्गेनल्स। ठीक है, मतलब सेल को ये क्या करता है, साफ सुथरा रखने का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी कारणवश सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाने का मतलब हो गया कि मान लो कोई इंजरी हुआ तो सेल डैमेज हो गया या फिर सेल पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो ये जो ये जो तुम्हारा लाइसोसोम का जो एक्सटर्नल बाल है, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाएगा। और ब्रस्ट हो जाने के बाद उसके अंदर का एंजाइम बाहर आएगा और वो सेल को ही डैमेज कर देगा, सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। ठीक है, क्योंकि ये अपने सेल को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है किसी भी तरह का इंजरी होने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट फंक्शन याद रखना है इसका, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सेल के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, सेल के अंदर जो भी अनवांटेड सब्सटेंस आएगा उसको ये क्लीन करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल कीपिंग ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बारे में ये भी याद रख लो कि लाइसोसोम के बारे में जो सबसे पहले बताया था या फिर इसको जो खोजने का काम किया था वो था डी ड्यूवे। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, डी ड्यूवे, और इसका खोज हुआ था 1950 में इसके बारे में बताया गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, डी ड्यूवे के द्वारा। लाइसोसोम को क्या करते हैं, सेल कीपिंग हाउस, सेल कीपिंग ऑर्गेनल्स या फिर सुसाइडल बैग। स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्फेरिकल। इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। अब वो जो नेक्स्ट है तुम्हारा
वो है लाइसोसोम के बाद एक टॉपिक पे और बात कर लो, और वो है तुम्हारा राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक है, देखो राइबोसोम, तो राइबोसोम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, मतलब यह प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इसका काम भी होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्लियर हो गया बात? ठीक है, देखो राइबोसोम जो होता है ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? राइबोसोम इज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम किस तरह का स्ट्रक्चर है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, और फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। और ये कहाँ पाया जाएगा? सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये होता है। सभी जगह तुमको साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी भी जगह ये साइटोप्लाज्म में तुमको छितराया हुआ बिखरा हुआ मिल जाएगा। एंड तुमको ये जो दिखाई देगा वो मस्टर्ड ग्रैन, मतलब जो सरसों का दाना होता है, ठीक है, उसके जैसा ये दिखाई देगा। राइबोसोम देखो बेसिकली जो होता है राइबोसोम वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि उसमें सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स तो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें क्लियरली ये विजुअल नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये क्लियरली विजुअल होता है। ठीक है, अब देखो राइबोसोम जो बेसिकली पाया जाता है वो दो फॉर्म में, एक होता है तुम्हारा 70S और एक होता है तुम्हारा 80S। ठीक है, तो 70S और 80S क्या है? देखो S का मतलब होता है ये एक यूनिट है जिससे राइबोसोम को मेजर करने का एक यूनिट है, और उसका सिंबल क्या होता है? S, जिसका मीनिंग कर सकते हो तुम सेप्ड वर्ब होता है। ठीक है, तो ये आ गया। देखो ये जो तुम्हारा 17S राइबोसोम होता है, ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। और 70S का जो राइबोसोम है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, और 80S का राइबोसोम क्या होता है? इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, यही अंतर है, और ये सभी सेल में पाया जाएगा। 80S जो होगा ये यूकैरियोटिक सेल में होगा, 80S कहाँ होगा? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, और 80S का जो स्ट्रक्चर होगा उसका जो डायमीटर होता है वो 70S से बड़ा होता है। और राइबोसोम का फंक्शन सीधा एक ही फंक्शन है इसका, ये क्या किसमें हेल्प करेगा? तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। और राइबोसोम फ्रीली होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स है जिस पे राइबोसोम पाया जाता है, जैसे कि तुम्हारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वहाँ पे इसका पार्टिकल्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे भी इसका पार्टिकल्स पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन हो गया। तो ये 3 टॉपिक था। अब जो कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स और बचा हुआ है तो हम लोग उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।